नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। करीब 125 साल पहले इस दुनिया में जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो मध्य प्रदेश के बेहद साधारण परिवार में कोई उल्लास नहीं था। अलबत्ता जिस परिवार और समुदाय में उनका जन्म हुआ वो शोषण, पीड़ा और भेदभाव का शिकार था। बचपन में उन्हें भी उन सारे भेदभावों का सामना करना पड़ा जो पूरे समुदाय को झेलना पड़ रहा था। लेकिन वो विद्रोही था, पढ़ने में बेहद होनहार। जहां पढ़े वहां कीर्तिमान रच डाला। विदेश गए, उच्च शिक्षा लेकर लौटे तो सामाजिक बदलाव की लड़ाई छेड़ दी। कई लड़ाइयां जीती जो उस वक्त के लिए बड़ी कामयाबी थी। जल्द ही देश के वो कद्दावर नेता बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिनके कंधे पर इस आधुनिक भारत की दशा दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने संविधान बनाने में अगुवाई की और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। वो दलितों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े और सामाजिक आर्थिक बदलाव के बड़े वाहक बने। 20वीं सदी में दुनिया के महानतम लोगों की सूची में आदर्श के साथ उनका नाम लिया जाता है। 14 अप्रैल को उनकी जयंती के मौके पर दुनिया भर में उन्हें याद किया गया। विशेष में आज हम बाबा साहेब की जिंदगी, उनके संघर्ष और भारत को लेकर उनके सपनों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि देश ने अंबेडकर जयंती को कैसे मनाया। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया। इस मौके पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू से लेकर दिल्ली तक कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो कई राजनेताओं ने बाबा साहेब को याद करते हुए संविधान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। संसद भवन के प्रांगण में देश के शीर्ष नेता और राजनीतिक शख्सियतें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई अहम राजनीतिक शख्सियतों ने बाबा साहेब को याद किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नागपुर में भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि का दौरा किया। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा यहीं ली थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बाबा साहेब के व्यक्तित्व के तमाम आयामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अभाव के बीच जीते हुए भी प्रभावशाली होना डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से समझा जा सकता है। कि अभाव के बीच में पैदा होकर के भी किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अभावों के रहते हुए भी प्रभावी ढंग से जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है और वो प्रेरणा बाबा साहब अम्बेडकर से मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर साग्रह निवेदन है कि आप बटन प्रेस कर इन शहरों को लेस कैश घोषित करें ताकि अन्य शहर। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जयंती के मौके पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की भी शुरुआत की। इन योजनाओं का मकसद भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति को आगे ले जाना है। इनमें व्यापारियों के लिए भीम आधार मंच की शुरुआत, भीम के लिए कैश बैंक और रेफरल बोनस योजना की शुरुआत और 75 टाउनशिप के लेस कैश होने की घोषणा शामिल है। और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा, कारोबार उसे शुरू करेगा, तो उसको जो उसे मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको 25 रुपए मिलेगा।
उसके खाते में 25 रुपया जमा होगा। प्रधानमंत्री ने लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के मेगा ड्रॉ के विजेताओं को भी सम्मानित किया। श्री शेख रफी को इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाबा साहेब को याद किया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। एक ऐसे व्यक्ति जो दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन कभी हीनता का भाव नहीं आया। मन में एक ही संकल्प था, एक ऐसा समाज, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां समानता हो, जहां प्रेम हो। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की इस जयंती पर उन्हें अभिवादन करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के चिंतन पर चर्चाएं बहुत हुई। उनके आर्थिक चिंतन को कई बार सराहा गया। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में हर साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार की ओर से अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की। बाबा साहब समाज के सब वर्गों के थे, लेकिन विशेषकर जो कमजोर वर्ग है, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे, उनके कल्याण की अनेकों योजनाएं प्रदेश की सरकार ने बना के लागू की है। यहाँ भव्य स्मारक भी बना है। इसके अलावा भी देश भर में अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए देश में जाति के नाम पर राजनीति बंद करने की वकालत की। दलितों, गरीबों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश स्मरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करने का भी ऐलान किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब के नाम पर कई राजनीतिक दल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनके अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में अब सभी विरोधी पार्टियां वे उनकी सरकारें इनकी जयंती मनाने लगी हैं और इस मौके पर किस्म किस्म के सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित करने लगी हैं। इधर दिल्ली में इस मौके पर कई दूसरे कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन हुआ। अंबेडकर के जीवन से प्रभावित कई संगठन और आम लोग बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे। बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पूजनीय हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं और बाबा साहब हमारा सब कुछ हैं। आज हम जिंदा हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हैं। वो बाबा साहब भगवान से भी बढ़कर हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतकों में से एक माना जाता है। वो देश के पहले विधि एवं न्याय मंत्री रहे। उन्होंने समाज को शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1990 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया से गए 60 साल गुजर चुके हैं। इसके बावजूद अंबेडकर दलित, शोषित और दबे कुचलों की आवाज बने हुए हैं। सामाजिक बराबरी और समानता के लिए अंबेडकर ने देश में जो किया वो कोई दूसरा दोहरा नहीं सका। आइए एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी के सफरनामे पर। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उनमें एक अहम नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का भी है। बाबा साहिब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंबेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वो रहते हैं उसमें उनका भी हक है, जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है। अगर एक ऐसे समाज में जो जातियों के आधार पर बटा हुआ हो, जहां पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता हो,
इंसान की कीमत जो किस जाति में पैदा हुआ है उससे होती हो, ऐसे समाज में संविधान का लागू होना अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे थे। वो इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति महार में जन्मने का बोझ सिर पर उठाए अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला पाया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एल्फिंस्टोन रोड के पहले दलित छात्र थे। जो भीमराव अंबेडकर का चरित्र है उसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप एक पूरा कोलाज बनाएं तो कम से कम आपको 25-30 चेहरे नज़र आते हैं। वो अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे, एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान थे, सोशियोलॉजी वो जानते थे, इकोनॉमिक्स में उन्होंने PhD की। इसके अलावा वो संविधान निर्माता थे। बाबा साहिब ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वो बम्बई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जातीय अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरे अछूत बच्चों की तरह क्लास में अलग बिठाया जाता। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। ना कोई टीचर उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता। जो समग्रता में डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार था, तो जाति प्रथा के खिलाफ उनका संघर्ष, उसको एक पहलू के तौर पर मैं देखता हूँ। और जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने वैचारिक स्तर पर काम किया, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़े किए और साथ साथ राजनीतिक स्तर पर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जाति प्रथा की समाप्ति के लिए कदम उठाने की कोशिश की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 2500 रुपए महीना का वजीफा दिया। 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने PhD किया। इसके बाद 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। अब तक अंबेडकर काफी मशहूर हो चुके थे। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। तो उनके जन्म के बाद से सबसे महत्वपूर्ण जो उनके जीवन का जो काल आप देखेंगे तो एक तो उनका अध्ययन की ओर जाना, विदेश में पढ़ने जाना, सोशियोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स को पढ़ना, मॉडर्न डिसिप्लिन को पढ़ना, देश दुनिया को समझना, दुनिया किस तरह से चल रही है इसको जानना, और उस ज्ञान को फिर उन्होंने भारत में जिस तरह से लागू किया, मुझे लगता है कि बाबा साहब एक मॉडर्न थिंकर हैं। अब अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा की राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की। महाड़ के सत्याग्रह में चौदार तालाब में दलितों को मना किया गया था और उस हक को जताने के लिए, अपने मानवीय हक को जताने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे थे और उसके दूसरे चरण में भी पहुँचे थे। मनुस्मृति का दहन किया था उन्होंने। तो एक पहला उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पहला संघर्ष 1927 का संघर्ष में देखता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने इस महाड़ सत्याग्रह को फ्रांसीसी क्रांति के साथ उसकी तुलना की थी। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आजादी पाने में है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती।
उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। वो आप एक विजन है उनके पास जिसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद वो लगातार पूना पैक्ट में जाना पड़ता है उनको, गांधी जी की जिद की वजह से उसमें वो जाते हैं ताकि उसमें भी वो कुछ कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं समाज के कमज़ोर तबकों के लिए। लगातार वो इस बीच में एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखते हैं कि जाति को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसकी एक दृष्टि वो देते हैं। देश आजाद हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए बनी संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, पहला कानून बनाने की कोशिश करते हैं हिंदू कोड बिल के जरिए, जो नहीं बना पाते हैं। लेकिन हिंदू कोड बिल भारत के पूरे समाज का समझिए एक तरह से सबसे क्रांतिकारी कदम था, जब पहली बार महिलाओं को तलाक का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाएं तलाक दे सकती हैं। इसके अलावा वो संपत्ति की अधिकारिणी हैं, उनको सारे राइट्स देने की कोशिश हिंदू कोड बिल में बाबा साहब करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और आखिर में वो हिंदू धर्म को एक बीमारी के रूप में चिन्हित करते हुए बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं। तो ये पूरा उनकी जीवन की यात्रा है। अंबेडकर ज्ञान का सागर थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र और कानून पर कई किताबें लिखी। उन्होंने दलित समाज से कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में हुए एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय चुना गया। अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं देश की आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करते रहेंगे। अन्नू दीवान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ समतामूलक समाज के पैरोकार हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों की बराबरी के भी समर्थक हैं। हालांकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से विद्रोह करते हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह सामाजिक न्याय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। जातीय व्यवस्था की बुराइयां झेलकर बड़े हुए अंबेडकर आजीवन लोगों को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया, साथ ही दूसरे धर्मों की कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। वो देश में दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की परेशानियों में समानताएं देखते थे और अक्सर साझा संघर्ष की बात भी कहते थे। भारतीय समाज में जो दो सबसे पीछे रह गए समुदाय हैं, जो सबसे पीड़ित समुदाय हैं, वो दलित और मुस्लिम हैं। इन दोनों ने भारतीय समाज का सबसे ज़्यादा दुख दर्द कम से कम पिछले 60-70 साल में झेला है। तो इनके बीच मुझे लगता है कि एक दर्द का रिश्ता है। दर्द का रिश्ता जो है बाकी सारे रिश्तों से मजबूत होता है। जो शेयर्ड सौरो है, जो साझा गम है, वो जोड़ता है। तो अगर इन दो समुदायों के बीच में एक एकता बनती है, जो राष्ट्रीय एकता के साथ अगर इसका कोई जुड़ाव होता है, तो मुझे लगता है कि शुभ है। भारत में जातीय व्यवस्था की बुराइयों पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बेकसूरों पर बेरहमी और अत्याचारों को रोकना ही दलितों की मूल समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने जातीय व्यवस्था के विरोध में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन मैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर अछूत भी बना हूँ तो भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं केवल अपने आध्यात्मिक नजरिए के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। आज की तारीख में जो चिंता मुझे जो दिख रही, सता रही है, जुबानी तौर पर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का स्वीकार करते दिख रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर
अंबेडकर के विचारों को अधिकाधिक खोखला करने की कोशिश, अंबेडकर के कंसर्न्स को हाशिए पे डालने की कोशिश हो रही है। सामाजिक बराबरी की पैरवी करते हुए बाबा साहब ने कहा कि मूल रूप से पशु और मनुष्य में यही विशेष अंतर है कि पशु अपने विकास की बात नहीं सोच सकता, मनुष्य सोच सकता है और अपना विकास कर सकता है। अंबेडकर सामाजिक बराबरी के साथ साथ राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की पैरवी करते रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक राष्ट्र के खतरों से आगाह भी किया। अंबेडकर ने कहा कि धर्म नहीं बल्कि मानवीयता और बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है। जैगम मुर्तजा के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आने वाले दिनों में ये मुल्क किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये बड़ी चिंता थी। इस बात पर पूरी सहमति थी कि देश में शासन का ढांचा लोकतांत्रिक होगा, लेकिन ये लोकतंत्र किस तरह का होगा और पूरा देश किस करवट बैठेगा, ये तय करना आसान नहीं था। ना ही संविधान तैयार करना आसान था और ना ही संविधान के मुताबिक देश को आगे बढ़ाना। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उस रिपोर्ट के साथ जिसमें आपको पता चलेगा कि अंबेडकर ने किस तरह के देश की कल्पना की। नमस्कार। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. ये वो यादगार तस्वीरें हैं जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। India will awake to life and freedom. पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन नीति निर्माताओं के लिए ये बेहद भाग-दौड़ वाले दिन थे। संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ कद्दावर राजनेता और समाज सुधारक थे, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारत में लागू करने की कोशिश की। एक चेहरा जो भरता है बाबा साहब का सारे चेहरों को मिलाकर, वो चेहरा राष्ट्र निर्माता का है। नेशन बिल्डर के रूप में ही आप बाबा साहब को देख सकते हैं। भारत की अभी जो तस्वीर है, इसमें नींव का जो सबसे महत्वपूर्ण पत्थर अगर आप किसी को मानती हैं तो वो बाबा साहब हैं। इस मामले में कि न सिर्फ उन्होंने इसलिए कि संविधान लिखा, वो काम तो मिलजुल कर बहुत सारे लोगों ने किया, मुख्य ड्राफ्टिंग उन्होंने की, ये सच है, लेकिन इसके अलावा जो उनकी राष्ट्र की कल्पना थी कि राष्ट्र कैसा होगा, उसमें किनकी हिस्सेदारी होगी। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल पर ज्यादा भरोसा जताया। समानता और विविधता उनके राजनीतिक नजरिए का मूल है। अंबेडकर ने देश की सारी जनता को नागरिक के बतौर बराबर अधिकार देने की पैरोकारी की और देश में पहली बार लोगों के भीतर ये एहसास जगा कि वो राज्य की नजर में बराबर हैं। अंबेडकर ने भारत का जो नक्शा पेश किया, वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था। संविधान को बनाने के लिए उनका जो योगदान है उसको याद किया जाता है, वो याद किया जाना चाहिए। लेकिन उनका जो अपना तस्वुर था, जो अपने आइडिया था, क्योंकि संविधान फिर भी सब लोगों को मिलके बनाना था, तो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में उन्होंने यही कहा था कि स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई खेती में सामूहिक खेती होगी। उन्होंने साथ साथ बहुसंख्यकवाद के खतरे की ओर इशारा किया था। कानून मंत्री के तौर पर भी उन्होंने समानता की पैरोकारी की और समानता के प्रति उनका नजरिया सिर्फ जातियों और धर्मों को लेकर नहीं था, बल्कि वो लैंगिक समानता के भी बड़े पैरोकार थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की और आखिरकार कई मुद्दों पर असहमति होता देख उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके कार्यों की वजह से भारतीय संविधान सभा ने उनको संविधान लिखने का कार्य दिया। इसके बाद वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, पहला कानून बनाने की कोशिश करते हैं हिंदू कोड बिल के जरिए, जो नहीं बना पाते हैं। लेकिन हिंदू कोड बिल भारत के पूरे समाज का, समझिए, एक तरह से सबसे क्रांतिकारी कदम था, जब पहली बार महिलाओं को तलाक का अधिकार मिलना चाहिए,
महिलाएं तलाक दे सकती हैं। इसके अलावा वो संपत्ति की अधिकारिणी हैं, उनको सारे राइट्स देने की कोशिश हिंदू कोड बिल में बाबा साहब करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बनी परियोजनाओं में अहम भूमिका अदा की। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरा जोर लगाया। 7वें भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिश के बाद ही मजदूरों की काम की अवधि 14 घंटों से कम होकर 8 घंटे हुई। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते रहते थे। संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो अंबेडकर ने आने वाले दिनों को लेकर कुछ चिंताएं भी जाहिर की। मेरे ख्याल से संविधान देश को सौंपते हुए जो उन्होंने आगाह किया था हम सब लोगों को कि हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के युग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का युग, एक व्यक्ति एक मूल्य का युग आने में बड़ा वक्त लगेगा। या एक हिंदू कोड बिल को लेकर एक संघर्ष है उनका कि हिंदू कोड बिल के बहाने वो हिंदू महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे थे और इसी आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो मेरे ख्याल से कई सारे जीवन के उनके जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। बाबा साहब जब संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण देते हैं 25 नवंबर 1949 को, उसमें वो चिन्हित करते हैं कि भारत के लिए एक अच्छा संविधान हम लोगों ने पूरी मेहनत से बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये कैसे लागू होगा ये उसको लागू करने वालों पर निर्भर करता है। सबसे अच्छा संविधान भी बहुत गलत तरीके से लागू किया जा सकता है। तो वो पूरी आस्था व्यक्त करते हैं आने वाले दिनों के पॉलिटिकल क्लास पर कि वो इस संविधान को अच्छे से लागू करेंगे। भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए 2 चीजों को बेहद जरूरी मानते थे, पूंजीवाद और जातिवाद का खात्मा। उन्होंने बाद के दिनों में पूंजीवाद पर भी चोट की। जानकार मानते हैं कि अंबेडकर के सपनों का भारत और खुद अंबेडकर को जिस तरह आजकल पेश किया जा रहा है वो कई मायनों में आधा अधूरा है। मुझे लगता है कि एक सैनिटाइज्ड अंबेडकर हमारे सामने पेश किया जा रहा है, एक साफ सुथरा कृत अंबेडकर, एक ऐसा अंबेडकर जो हिंदू समाज सुधारक हो, जो जिसके कंसर्न सिर्फ हिंदुओं से जुड़े हुए हो। ये एक चिंता की बात है। उनका, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदूकरण किया जा रहा है। उन्होंने हाशिए पर पीछे छूट गए लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण में आनुपातिक जगह की वकालत की। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव और राजनीतिक समानता के अलावा सामाजिक समानता को हासिल करने की लड़ाई लड़ते रहे। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।